आज हम लोग चर्चा करेंगे कक्षा 11th बायोलॉजी का एक नया चैप्टर जिसको रेस्पायरेशन कहते हैं। रेस्पायरेशन, श्वसन। श्वसन तो सबसे पहले रेस्पायरेशन की डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं। श्वसन है क्या? रेस्पायरेशन की डेफिनेशन की अगर बात करें तो इसकी डेफिनेशन है ऑक्सीडेशन ऑफ द रिजर्व फूड मटेरियल। ऑक्सीडेशन ऑफ द रिजर्व फूड मटेरियल। ऑक्सीडेशन ऑफ द रिजर्व फूड मटेरियल, खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण। खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण। खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण श्वसन कहलाता है। खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण श्वसन कहलाता है। देखिए, अगर श्वसन की बात आती है तो लोगों के दिमाग में सबसे पहले यही आता है कि सांस लेने की प्रक्रिया श्वसन कहलाती है। लेकिन ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो भी भोज्य पदार्थों को कोई भी जीवधारी एक्सेप्ट करता है, उसको अवशोषित करता है, ग्रहण करता है, एब्जॉर्ब करता है, तो उसका छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना, और उसी को बायोलॉजी की भाषा में कहते हैं खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण। खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण ही कहलाता है श्वसन। और प्रत्येक जीवधारी भोज्य पदार्थों को ग्रहण करता है। ग्रहण करने के बाद ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोज्य पदार्थ का छोटे छोटे भागों में टूटना होता है, और टूटने के बाद ढेर सारी ऊर्जा उत्पन्न होती है, और वह उस ऊर्जा का कोई भी जीवधारी अपने दैनिक कार्य में उस ऊर्जा का उपयोग करता है। तो हम यहाँ पर अगर बात करें एग्जैक्ट डेफिनेशन की रेस्पायरेशन की, तो बात होगी खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण। ऑक्सीडेशन ऑफ द रिजर्व फूड मटेरियल आर नोन एज रेस्पायरेशन। तो खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण का मतलब है छोटे छोटे भागों में भोज्य पदार्थों का छोटे छोटे भागों में टूटना, और उससे रिलीज हुई एनर्जी का प्रत्येक जीवधारी अपने दैनिक कार्यों में उसका उपयोग करता है। तो ये हो गई रेस्पायरेशन की डेफिनेशन। इसका केमिकल रिएक्शन देख लेते हैं। केमिकल रिएक्शन, मैंने कहा ऑक्सीडेशन ऑफ द रिजर्व फूड मटेरियल, तो यहाँ पर रिजर्व फूड मटेरियल की बात करें अगर, तो C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6CO2 प्लस 6H2O प्लस 686 किलो कैलोरीज यहाँ पर ऊर्जा मुक्त हो रही है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ये ऑक्सीजन है रिएक्टेंट में, ये ग्लूकोज है, और ग्लूकोज का ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटना हुआ। तो ऑक्सीडेशन, यहाँ भोज्य पदार्थों का ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकरण हो रहा है, और ऑक्सीकरण का मतलब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, और ऑक्सीजन से ग्लूकोज अभिक्रिया करके छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है और ढेर सारी ऊर्जा उत्पन्न करता है, और प्रोडक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड और जल निकलता है। तो यहाँ पर हम बात करें कि श्वसन में होता क्या है, तो खाद्य पदार्थों का छोटे छोटे भागों में टूटना ही श्वसन कहलाता है, रेस्पायरेशन कहलाता है। रेस्पायरेशन से ही, श्वसन से ही एक और टॉपिक आता है आपका श्वसन गुणांक। अगर हम बात करें श्वसन गुणांक की, श्वसन गुणांक की बात करें तो इसको कहते हैं रेस्पायरेटरी क्वांटिएंट। रेस्पायरेटरी क्वांटिएंट, इसको
शॉर्ट में RQ कहते हैं। R से रेस्पिरेटरी हो गया, Q से क्वांटिएंट, तो पूरा इसका हो गया रेस्पिरेटरी क्वांटिएंट। तो रेस्पिरेटरी क्वांटिएंट होता क्या है, इस चीज को आप जान लीजिए। रेस्पिरेटरी क्वांटिएंट की डेफिनेशन की अगर बात करें तो वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन्वॉल्व्ड अपॉन वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन ऑब्जर्व्ड, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन ऑब्जर्व्ड इज इक्वल टू RQ, श्वसन गुणांक। श्वसन गुणांक की अगर बात करें हम तो यहां पर आप देख रहे हैं RQ इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन्वॉल्व अपॉन वॉल्यूम ऑफ O2 ऑब्जर्व। तो हम कह सकते हैं इसको कि श्वसन गुणांक की डेफिनेशन अगर बात करें, डिफाइन करना होगा, तो हम कह सकते हैं उत्पन्न हुए कार्बन डाइऑक्साइड का आयतन और शोषित किए गए ऑक्सीजन के आयतन के अनुपात को श्वसन गुणांक कहते हैं। रेस्पिरेटरी क्वांटिएंट जिसको RQ से डिनोट करते हैं। श्वसन गुणांक की डेफिनेशन की बात अगर हम करें तो वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन्वॉल्व्ड वॉल्यूम ऑफ अपॉन वॉल्यूम ऑफ O2 ऑब्जर्व, यानी RQ बराबर होता क्या है, उत्पन्न हुए कार्बन डाइऑक्साइड का आयतन और अवशोषित किए गए ऑक्सीजन के आयतन के अनुपात को श्वसन गुणांक कहते हैं। इस श्वसन गुणांक को RQ से प्रदर्शित करते हैं। तो अगर यहाँ पर हम देख लें, एक केमिकल रिएक्शन, यहाँ रेस्पिरेशन का केमिकल रिएक्शन लिखा गया है, तो इसका मतलब इसका एक यह रासायनिक अभिक्रिया हुई है जो कि रेस्पिरेशन से रिलेटेड है, रेस्पिरेशन का ही केमिकल रिएक्शन है। तो यहाँ पर हम देखेंगे RQ इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन्वॉल्व्ड अपॉन वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन ऑब्जर्व। तो यहाँ पर इस केमिकल रिएक्शन में हम देख रहे हैं ऑक्सीजन के अणुओं की संख्या 6 है। तो और कार्बन डाइऑक्साइड जो बन रहा है, इसके अगर अणु की बात करें हम, तो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड के अणु की संख्या 6 है। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड के अणुओं की संख्या 6 और ऑक्सीजन के अणुओं की संख्या, अवशोषित किए गए ऑक्सीजन के अणुओं की संख्या 6 है। तो 6/6 कर देंगे तो ये 1 आ जाएगा। इसका मतलब कि ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट का जो रेस्पिरेटरी क्वांटिएंट आया है, श्वसन गुणांक आया है, वह कितना होगा, 1 होगा। श्वसन गुणांक इस तरीके से निकालते हैं आप। रेस्पिरेटरी क्वांटिएंट कैलकुलेशन के द्वारा कार्बोहाइड्रेट का, फैट्स का और भी जो भी है इन सब का क्या कहते हैं इसको, रेस्पिरेटरी क्वांटिएंट आप इस फार्मूले से आराम से निकाल सकते हैं। और यहाँ पर एक ठो मैंने कार्बोहाइड्रेट का निकाल के आपको दिखाया है। और एक और देख लेते हैं, फैट या लिपिड का RQ देख लेते हैं। ये तो कार्बोहाइड्रेट का RQ निकल गया, जिसका कार्बोहाइड्रेट का RQ की वैल्यू आई है 1। तो ये आप फैट का RQ निकालेंगे और फैट के RQ को कैलकुलेट करके हम लोग देख लेते हैं। एक फैट है C55H98O6, ये फैट का फार्मूला है। एक फैट है, कोई भी फैट है। अब उसके बाद यहां पर देखेंगे आप 145 ऑक्सीजन के अणुओं की संख्या 145। इसके बाद इसमें जो उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम है 102 है, और फिर 98 H2O है, और ढेर सारा एनर्जी है आपका x किलो कैलोरी ऊर्जा की हम बात कर लें। तो यहां पर अगर हम बात करें, अभी आपके सामने श्वसन गुणांक की बात हुई है, और श्वसन गुणांक में रेस्पिरेटरी क्वांटिएंट में कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट एक ग्लूकोज है। कार्बोहाइड्रेट की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो है वो ग्लूकोज है, और ग्लूकोज का हम लोग रेस्पिरेटरी क्वांटिएंट निकाले हैं इस फार्मूले के द्वारा, वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन्वॉल्व्ड अपॉन वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन ऑब्जर्व्ड। तो यहाँ पर
हम कार्बोहाइड्रेट का RQ निकाले हैं तो 1I है। अब उसी तरह इसी फार्मूले से हम लोग फैट का रेस्पिरेटरी क्वांटिएंट निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ऑब्जर्व ऑक्सीजन की संख्या 145 है, तो RQ इक्वल टू यही निकाल लेते हैं, RQ इक्वल टू कार्बन डाइऑक्साइड जो इन्वॉल्व हुआ है 102/145। तो अब इसको देखेंगे, हम इसको डिवाइड करेंगे तो 0.7 आएगा, 0.7। तो हम लोग दो एग्जाम्पल के द्वारा यह देख लिए कि कार्बोहाइड्रेट का जो रेस्पिरेटरी क्वांटिएंट जो है वह 1 आया है, और उसका केमिकल फार्मूला यहाँ आपके सामने ये प्रदर्शित किया गया है, दिखाया गया है। इसके बाद ये फैट्स मॉलिक्यूल जो है, फैट्स मॉलिक्यूल का हम लोग रेस्पिरेटरी क्वांटिएंट निकाले हैं, तो उसकी वैल्यू जो आई है 0.7 आई है। तो इस तरह से ये हो गया है आपका दो टॉपिक, हमारा रेस्पिरेशन का डेफिनेशन हो गया और दूसरा हो गया रेस्पिरेटरी क्वांटिएंट। और इसके दो एग्जांपल आपको कार्बोहाइड्रेट्स और फैट के हमने दिखाए हैं, आपको दिखाया और एकदम क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के प्रकार, श्वसन के प्रकार। श्वसन कितने प्रकार का होता है? तो पिछली कक्षाओं में आप लोग 9th-10th में पढ़े होंगे रेस्पिरेशन के प्रकार, और ऐसा कोई नहीं है जो नहीं जानता है कि श्वसन मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, एक होता है ऑक्सी श्वसन और एक होता है अनऑक्सी श्वसन। तो हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, श्वसन के मुख्य दो प्रकार हैं। एक हो गया है आपका ऑक्सी श्वसन, एयरोबिक रेस्पिरेशन, एयरोबिक रेस्पिरेशन, और दूसरा जो हो गया अनऑक्सी श्वसन, अनऑक्सी श्वसन। अनऑक्सी श्वसन ये हो गया आपका एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो यहाँ पर हम अगर बात करें कि श्वसन कितने तरह का है, तो श्वसन यानी रेस्पिरेशन मुख्य रूप से दो प्रकार का है, एक है ऑक्सी श्वसन और दूसरा है अनऑक्सी श्वसन। ऑक्सी श्वसन को एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं और अनऑक्सी श्वसन को एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। ऑक्सी श्वसन का मतलब ऐसे सभी जीवधारी जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन की क्रिया करते हैं, इसको हम लोग ऑक्सी श्वसन कहते हैं। इसमें जो बड़े जीवधारी हैं ये सब आते हैं। और अनऑक्सी श्वसन में यहाँ पर ऐसे लिविंग थिंग्स आते हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में रेस्पिरेशन करते हैं। तो यहाँ पर ऐसा रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है ऑक्सी, और जो विदाउट ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है उसको कहते हैं अनऑक्सी श्वसन। अब ऑक्सी और अनऑक्सी श्वसन को हम लोग भली प्रकार समझेंगे कि अनऑक्सी श्वसन और ऑक्सी श्वसन और अनऑक्सी श्वसन, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन में कौन कौन से प्रोसेस शामिल हैं। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, इसमें मुख्य रूप से 3 प्रोसेस शामिल हैं। पहला है आपका ग्लाइकोलाइसिस, और दूसरा है क्रेब्स साइकिल, और तीसरा जो है फर्मेंटेशन। यानी मुख्य रूप से चाहे वह ऑक्सी श्वसन हो चाहे वह अनऑक्सी श्वसन हो, मुख्य रूप से 3 प्रोसेस इसमें शामिल हैं। पहला है ग्लाइकोलाइसिस, दूसरा क्रेब्स साइकिल्स, तीसरा फर्मेंटेशन। तो देखिए यहाँ पर ऑक्सी श्वसन की हम बात करें, यदि ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल मिलता है तो ऑक्सी श्वसन होता है। यानी ऑक्सी श्वसन में 2 प्रोसेस शामिल हैं, ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल। अगर अनऑक्सी श्वसन की बात करें हम लोग, अनऑक्सी श्वसन में 2 प्रोसेस शामिल हैं, क्रेब्स साइकिल और फर्मेंटेशन। एक बार फिर से देखिए, ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल और फर्मेंटेशन 3 प्रोसेस हैं।
दो प्रोसेस ग्लाइकोलाइसिस क्रेब्स साइकिल को मिला दिया जाता है तो यह ऑक्सी श्वसन में होता है। यानी ऑक्सी, हम ऐसे कह सकते हैं कि ऑक्सी श्वसन में दो प्रोसेस शामिल है, ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल। और अनऑक्सी श्वसन में क्रेब्स साइकिल और फर्मेंटेशन दो प्रोसेस शामिल इसमें है। यानी दो प्रोसेस दोनों प्रकार के रेस्पिरेशन में है, एरोबिक में ग्लाइकोलाइसिस क्रेब्स साइकिल और एनाएरोबिक में क्रेब्स साइकिल और फर्मेंटेशन। ये क्वेश्चन यहाँ पर बन रहा है, 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है कि वह कौन सा प्रोसेस है जो एरोबिक और एनाएरोबिक दोनों रेस्पिरेशन में होता है। तो हमारा आंसर होगा ग्लाइकोलाइसिस। आप देख रहे हैं यहाँ पर डायग्रामेटिक जो बना है, यहाँ पर सर्कुलर डायग्राम जो बना है, इससे आप देख रहे हैं कि ग्लाइकोलाइसिस का जो प्रोसेस है वह ऑक्सी और अनऑक्सी दोनों प्रकार के प्रोसेस में शामिल है। तो कुल मिला के हम यह कह सकते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस जो है ग्लाइकोलाइसिस ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जो दोनों ऑक्सी और अनऑक्सी दोनों प्रकार के श्वसन में दोनों प्रकार के श्वसन को संपन्न कराता है। तो 1 नंबर का क्वेश्चन आता है वो कौन सी प्रक्रिया है जो ऑक्सी और अनऑक्सी दोनों श्वसन में मौजूद है। तो आपका एग्जैक्ट आंसर ग्लाइकोलाइसिस। तो हम लोग पहले देख लेते हैं ग्लाइकोलाइसिस क्या है। हमारा स्टेप है ग्लाइकोलाइसिस। तो हम बात कर लेते हैं ग्लाइकोलाइसिस की। तो ये ग्लाइकोलाइसिस जो है वह एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन दोनों में शामिल है। यह प्रोसेस जो है दोनों प्रकार के श्वसन में शामिल है। तो हम अगर बात करें ग्लाइकोलाइसिस की, तो ग्लाइकोलाइसिस का जो फर्स्ट रिएक्टेंट है वो ग्लूकोज है। ग्लूकोज जो होता है काइनेज एंजाइम की उपस्थिति में एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट को कन्वर्ट करता है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। तो आप यहां देख रहे हैं डायग्राम से, सर्कुलर डायग्राम से ग्लूकोज जो है काइनेज एंजाइम की उपस्थिति में जब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट से एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में बदलता है तो एक एटीपी का जो अणु है वह इसमें मुक्त हो रहा है। तो आपका जो रिएक्टेंट ग्लूकोज था तो एक एटीपी मुक्त होके यह ग्लूकोज फास्फेट में बदल गया। फिर ये ग्लूकोज फास्फेट जो है आइसोमरेज एंजाइम की उपस्थिति में यह फ्रुक्टोज फास्फेट में बदल जाता है। तो यानी यहां पर भी आइसोमरेज एंजाइम एक दूसरे के आइसोमर हैं, ग्लूकोज फास्फेट और फ्रुक्टोज फास्फेट एक दूसरे के आइसोमर हैं, इसलिए आइसोमरेज एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज फास्फेट फ्रुक्टोज फास्फेट में बदल गया। पुनः फ्रुक्टोज फास्फेट जो है काइनेज एंजाइम की उपस्थिति में ध्यान दीजिएगा, काइनेज एंजाइम की उपस्थिति में एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट से फिर बदल जाता है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में। तो जब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट से एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में बदला है तो एक फास्फेट अणु यहां भी रिलीज हुआ है। तो यहां पर जो फ्रुक्टोज फास्फेट था, एक फास्फेट यहां ट्राई से डाई जब बना तो एक रिलीज हुआ, तो जो फ्रुक्टोज फास्फेट रिएक्टेंट था अब वो प्रोडक्ट में बदलेगा तो एक फास्फेट और जो रिलीज हुआ है उसके साथ मिलके यह फ्रुक्टोज डाइफॉस्फेट बना लेता है, फ्रुक्टोज डाइफॉस्फेट। तो अब ये फ्रुक्टोज डाइफॉस्फेट जो है वो एल्डोलेज एंजाइम की उपस्थिति में एल्डोलेज एंजाइम की उपस्थिति में डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन बनाता है। तो यानी ये जो फ्रुक्टोज फास्फेट है एल्डोलेज में दो आइसोमर में टूट गया, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन और फास्फोग्लिसरल्डिहाइड में टूटा, ग्लिसरल्डिहाइड। यानी एक आपका डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन यानी कीटोन का ये प्रोडक्ट है और दूसरा जो है वो पहला कीटोन का है और दूसरा एल्डिहाइड का है, एल्डिहाइड।
तो ये एल्डिहाइड और कीटोन एल्डोलेज एंजाइम की उपस्थिति में फ्रुक्टोज डाइफॉस्फेट से 2 आइसोमर बने और ये पुनः आइसोमरेज एंजाइम की उपस्थिति में ये डाइफास्फोग्लिसरल्डिहाइड में बदल जाता है। फास्फोग्लिसरल्डिहाइड में ये बदल जाता है। अब ये जो फास्फोग्लिसरल्डिहाइड है ये 2NAD से निकोटिनामाइड एडेनिन डाइफॉस्फेट बना लेता है, यानी 2NADH2 और बनाया क्या, डाइफास्फोग्लिसरिक एसिड, 2-डाइफास्फोग्लिसरिक एसिड। और ये ग्लिसरिक काइनेज एंजाइम की उपस्थिति में फास्फोग्लिसरल काइनेज एंजाइम की उपस्थिति में एडिनोसिन डाइफॉस्फेट से 2ADP से 2ATP में बदल गया, यानी यह फास्फोग्लिसरिक एसिड बनाया, फास्फोग्लिसरिक एसिड। और यह फास्फोग्लिसरिक एसिड जो है, यह फास्फोग्लिसरिक एसिड फास्फोइनोल पायरुविक एसिड में बदल जाता है, फास्फोइनोल पायरुविक एसिड में, फास्फोइनोल पायरुविक एसिड, फास्फोइनोल पायरुविक एसिड में बदल जाता है। और ये जो फास्फोइनोल पायरुविक एसिड है यह पुनः पायरुवेट काइनेज एंजाइम की उपस्थिति में, पायरुविक एसिड में बदल जाता है, पायरुविक एसिड में बदल जाता है। और साथ में बनाता क्या है, इसके 2ADP से 2ATP में बदल गया, यानी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट से एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में बदल गया। यानी यहां पर अगर हम बात करें आपसे कि ग्लाइकोलाइसिस जो है वह ऑक्सी यानी एरोबिक रेस्पिरेशन और अनऑक्सी एनारोबिक रेस्पिरेशन दोनों प्रकार के श्वसन में सम्मिलित है, यानी यह ऐसा प्रोसेस है जो कि ऑक्सी और अनऑक्सी दोनों प्रकार के श्वसन में सम्मिलित है। अगर हम बात करें इसका रिएक्टेंट ग्लाइकोलाइसिस का फर्स्ट रिएक्टेंट क्या है, तो ग्लूकोज। अगर आपसे आपसे क्वेश्चन किया जाए कि ग्लाइकोलाइसिस का लास्ट प्रोडक्ट क्या है, तो आपका आंसर होता है पायरुविक एसिड। यानी ग्लाइकोलाइसिस के एक अणु से पायरुविक एसिड के 2 अणु बनते हैं। तो इस तरह से आज डिस्कस हुआ 3 टॉपिक, रेस्पायरेशन पहला टॉपिक, दूसरा रेस्पायरेटरी क्वांटिएंट और तीसरा ऑक्सी शोषण का ग्लाइकोलाइसिस। ये 3 टॉपिक हमारा डिस्कस हुआ। अगली मुलाकात में हम लोग चर्चा करेंगे क्रेब्स साइकिल पर। थैंक्स।